Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। और यह टेंस जो है वॉइस के लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रहे, मेन हम वॉइस पढ़ रहे हैं कई दिनों से। तो वॉइस का जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। इसके पहले मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक वॉइस को बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस वॉइस का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस क्या है। देखिए, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है वॉइस को सॉल्व करने के लिए। जब हम जान जाएंगे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस क्या है, तब हम फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस के वॉइस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले पहचान देखते हैं। देखिए, फ्यूचर एंड डेफिनिट है, ठीक है, याद रहे। देखिए लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे, यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे गे कर लीजिएगा, यहाँ पे गे कर लीजिएगा, गागी गे लगा हो तो उसे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। अब याद रखिएगा फिर से, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे गे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गे कर लेंगे, गे लगा हो तो उसे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहली पहचान हो गई गा गी गे। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गा गी गे। तो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे। हम जिस वाक्य के अंत में गा गी गे लगा हो और उसमें क्रिया हो, उसे हम कहेंगे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। अब रहा बात की फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस वॉइस भी हो सकता है और टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेंस नहीं पढ़े, हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं। तो हम टोटल चीज़ वॉइस के लिए देखेंगे। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि क्या ये सच में जिसमें गा गी लगता है वो वॉइस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे द्वारा गेंद खेला जाएगा। देखिए आप लास्ट में देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, जाएगा। गा लग गया ना, तो गा लग गया तो भाई फ्यूचर टेंस ही तो पता चल गया। और ये भी इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें क्रिया के साथ गा लगा है। जब भी किसी क्रिया के साथ गा लगा हो तो समझ जाएं आप कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये बात समझ में आ गई, बट अब देखिए वॉइस है या नहीं ये देखना है। क्या ये टेंस का है या फिर वॉइस का, हमें ये पहचानना है। देखिए यहाँ पे ना द्वारा लगा हुआ है। जब भी किसी वाक्य में द्वारा लग जाए, इसका मतलब इन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी और के द्वारा कार्य करवाता है या उसके किए गए कार्य को बताता है। ठीक है, तो जब द्वारा लग जाए तो आप समझ जाएं कि वॉइस है, टेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ, टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, एग्जाम्पल है, मेरे द्वारा गेंद खेला जाएगा। लास्ट में गा लगा है तो ये फ्यूचर एंड डेफिनिट समझ में आ गया। इसको बनाएंगे सबसे पहले कैसे, देखिए ये बनाएंगे, गेंद खेला जाएगा तो ए बॉल विल बी प्लेड बाय मी। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ, इसका रूल होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहचानेंगे कैसे। तो पहचानेंगे गा गी गे से, और यहाँ पे क्रिया हो तब क्रिया के अंत में क्या लगा हो, गा गी गे लगा हो, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहेंगे। और जिसमें द्वारा लगा हो तो उसमें देखिए जाएगा है ना, जा लगा है, जा। अब इस जाना का मतलब गो मत बोलिएगा, गो नहीं होता। ठीक है, ये वॉइस में हमेशा आता है, तो वो इसका नहीं होगा। ठीक है, वो क्रिया के साथ जुड़ता है, गा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उससे कोई मतलब इसको नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जा का नहीं लिखेंगे, गो। चलिए अब आगे बढ़ें, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अब आपके पास देखिए एक बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, अनुवाद बनाने का नियम। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो अनुवाद बनाने का नियम है ये किस टेंस का है और कहाँ का है। तो ये वॉइस हम पढ़ रहे हैं तो वॉइस का है, और वॉइस में हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। तो ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम है। ये बताएगा कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो अगर फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में होगा तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे वॉइस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो ये किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी कर्म हो और कोई भी पर्सन हो। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो। तो पहले क्या करना है, पहले आपको कर्म की अंग्रेजी लिखना है, कर्म का मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है।
याद रखें। कर्म का मतलब क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट। तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिख कर, यहाँ पे लिखा है कर्म की अंग्रेजी लिख कर शैल विल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको पता है कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस जब हमने टेंस पढ़ा था, टेंस, ठीक है, टेंस, तो टेंस में क्या पढ़ा था, केवल शैल और विल का यूज करते थे टेंस में, बट ये टेंस नहीं है, ये वॉइस है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस के अंदर शैल विल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग। ठीक है, चलिए अब आइए, तो याद रहे ये टेंस नहीं, ये वॉइस है। तो यहाँ पे हम लोग शैल विल और प्लस बी का प्रयोग करेंगे। कर्म की अंग्रेजी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, शैल विल और प्लस बी का प्रयोग हम करेंगे। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा है उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। एक तो बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि जब भी आप वॉइस पढ़ रहे हैं, जब भी वॉइस पढ़ते हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, तो वॉइस में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमेशा क्रिया का थर्ड रूप होता है, यानी क्रिया का तीसरा रूप होता है। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, कुछ भी आ जाए भाई, कोई भी टेंस आ जाए, हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही होता है, भी3 ही होता है। इस बात को नोट रखें। चलिए अब उसके बाद है कि उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। बाई अगर आएगा तो बाई का प्रयोग करेंगे, नहीं आएगा तो बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलिए और का उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्ता मतलब जो भी किसी कार्य को करता है या कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को बताते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। चलिए इसकी अंग्रेजी लिखते हैं सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक बहुत बड़ा रीज़न देखा होगा क्या, कि यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और लास्ट में कर रहे हैं सब्जेक्ट का प्रयोग। जबकि हम टेंस पढ़ते थे तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे और सबसे लास्ट में प्रयोग करते थे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे उल्टा होता है। देखिए वॉइस में टेंस का बिल्कुल ही उल्टा है। वॉइस टेंस में हम क्या करते हैं, टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, ये कहने का मतलब है। चलिए अब देखिए, इसे ना ये पूरा रूल्स बताया हमें क्या क्या करना है, और जो ये रूल्स कह रहा है आपको वही करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं इसको एक जैसे के द्वारा। देखिए जैसे क्या है, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जाएगा। पहले आपको देखिए ये कौन सा टेंस है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में गा लगा है, तो भाई यहाँ पे क्रिया भी है, तो ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। अब ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। अब देखते हैं ये वॉइस है कि टेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं द्वारा लगा, इसका मतलब वॉइस है। चलिए वॉइस है, वॉइस का फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, वॉइस का फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। उसके बाद जब हम जान गए कि ये वॉइस का फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या होता है। फिर देखिए ये लिखा हुआ है कि पहले किसका करना है आपको, कर्म। अब रहा बात की कर्म करेंगे, तो इस पूरे वाक्य में कैसे पहचाने कि कर्म कौन सा है, इस पूरे सेंटेंस में कैसे पहचाने कि कर्म कौन सा है। देखिए पहला बात, जब भी हम कोई काम करते हैं और वो काम जिस व्यक्ति पे या जिस वस्तु पे करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि तुम्हारे द्वारा उसे पीटा जाएगा। तो किसे पीटा जाएगा, किसे पीटा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, यानी कि पीटने का काम उस पर होगा, उस पर पीटने का काम होगा। इसलिए उसे जो है ना आपका याद रखिए वो कर्म है। जिस पे हम कोई क्रिया करते हैं वही हमारा कर्म कहलाता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो क्रिया कर्म कहलाता है। चलिए अब देखिए ये जो बच गया तुम्हारे द्वारा, ये वॉइस को दर्शाता है। द्वारा जो है वो वॉइस को दर्शाता है कि मैं वॉइस हूँ। चलिए अब इसका देखिए, सबसे पहले वॉइस में हमेशा रखना है कि ये जो तुम्हारे द्वारा बताया गया, ये सब्जेक्ट की जगह है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, इतना रखें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सबसे पहले, और ये जो तुम्हारे द्वारा लगा है, याद रहे एक चीज़ हमेशा द्वारा के बाद इधर वाला बनाया जाता है वॉइस में। तो द्वारा का बाद ये है, इधर बनाएगा पहले। तो क्या लिखा है, उसे पीटा जाएगा। अब उसे पीटा जाएगा तो उसे का सबसे पहले क्या अंग्रेजी लिखेंगे, तो उसे का मीनिंग क्या होगा, ही। ठीक है, ऐसे तो इसे का उसे का तो हिम होता है ना, बट हम लोग उसका सब्जेक्ट रूप लेंगे क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, इसलिए हम इसका सब्जेक्ट का रूप लेंगे। अब देखिए, तो हम इसका सब्जेक्ट का रूप लेंगे। आगे देखिए क्या हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इस उसे का हो गया आपका ही। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा था कि सेल विल प्लस बी का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सेल का प्रयोग करूं या विल का प्रयोग करूं। तो अब देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ही है। तो ही के साथ क्या लगता है, सेल लगता है या विल लगता है, तो आपको होगा कि विल लगता है, क्योंकि सेल जो है आई और वी के साथ ही सेल होता है, बाकी सब के साथ विल होता है। तो मैंने क्या किया, ही के साथ क्या लगा लिया,
ही के साथ आपका विल लगा लिया, और फिर उसने कहा था कि ही के तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, बी का प्रयोग करना था। मैंने क्या कर लिया, तुरंत विल के बाद बी का प्रयोग कर लिया। उसके बाद देखिए उसने कहा था क्रिया का तीसरा रूप लिखना है आपको, क्रिया का तीसरा रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं इस पूरे वाक्य में क्रिया कौन है। तो देखिए तुम्हारे द्वारा तो है नहीं, इसको हटा दो भाई, और उसे भी है नहीं, ये तो है नहीं, जाएगा तो है नहीं। ये देखिए पीटा, पीटने का काम किया जा रहा था इसमें, तो पीटना क्रिया है, वर्ब है। अब इस वर्ब का पीटना का थर्ड फॉर्म का होता है। तो पीटना का देखिए फर्स्ट रूप पीट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है। तो मैंने पीटना क्या लिया, बीटेन। अब ये तो हमने बना लिया, इतना बच गया ये वाला, तुम्हारे द्वारा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें द्वारा का लिखेंगे पहले, फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे का सबसे लास्ट में लेके चल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि द्वारा का मैंने बाई हो गया और इस तुम्हारे का यू हो गया। देखिए और फिर एक चीज़ और, ये है सब्जेक्ट लेकिन जा रहा है ऑब्जेक्ट की जगह, तो हमेशा इसका ऑब्जेक्ट रूप ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट रूप ही लिखेंगे। चलिए फिर, और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे से इतनी बड़ी लैंग्वेज याद नहीं हो पाती है, वे सोचते हैं कि बहुत ये ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लैंग्वेज प्रॉपर्ली तरीके से लिखे होते हैं और पूरा फुल फॉर्म लिखे होते हैं वही समझ में आएगा आपको, और ज़्यादा आपका जो भी क्लियर चीज़ होगा वो इसी से लैंग्वेज सही होगा। इसलिए लैंग्वेज देख के घबराए नहीं कि ज़्यादा है। हाँ इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी बुक में या फिर कोई भी टीचर आपको ये नहीं पढ़ाया होगा पहले। वॉइस एकदम प्रॉपर्ली तरीके से आप वॉइस पढ़ोगे, और इस प्रकार पढ़ोगे कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए उसमें का जिस टाइप का वॉइस दिया हो आप बना जरूर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो सब अब देखते हैं इसका एक, अगर ये नहीं भी याद होता है तो एक चीज़ है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने इतना लैंग्वेज लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाकर ये स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अक्सर जो टीचरें होते हैं कोई भी, आई थिंक ये पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चों का काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। नाउ गॉट इट। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर आप करते हैं विल प्लस सेल विल प्लस बी का ना, यहाँ पे सेल छूट गया, सेल अपन लगा लेंगे। वैसे सेल होता नहीं क्योंकि सबके साथ तो विल ही आएगा नॉर्मल रूप से, आई के साथ भी यहाँ पे विल हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी यहाँ पे आप सेल लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़िया, या फिर मैं लगा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपका अनुबाद का नियम खत्म हुआ, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। और अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि फ्यूचर एंड डेफिनेट्स में अगर कोई वॉइस का ट्रांसलेशन हो, वॉइस का, तो उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले ऑब्जेक्ट का लिखते हैं, फिर उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका लिखते हैं, फिर वर्ब का लिखते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, एंड सब्जेक्ट का लास्ट में लिखते हैं। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अब हमारे पास है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस वॉइस में, और उसी का है देखिए क्या, इसी का ये नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखें आप वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस के अंदर आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक अलग टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नेगेटिव पॉइंट हो। देखिए क्या कह रहे हैं, देखते हैं इसको डेफिनेशन में, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि देखिए जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखकर सेल विल प्लस नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम सेल विल प्लस नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको ना क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। चलिए इतना समझ गए, ये पूरा आप रूल याद कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए अब इसको एक प्रॉपरली एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जाएगा। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो तो पहचाने वो है क्या। देखिए आप यहाँ पे देख सकते लास्ट में गा लगा है, इसका मतलब, और यहाँ पे क्रिया है, इसका मतलब क्या कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है ये। अब ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस से समझ में आ गया, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि टेंस है या वॉइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है, तो क्या है भाई, वॉइस है। चलिए वॉइस हो गया। अब वॉइस का ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, उसके अंदर भी देखिए नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है वॉइस में। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो वॉइस में मुझे पता है कि द्वारा के बाद ही बनाया जाता है, द्वारा के पहले छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे भी देखिए जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा हमें पहचानना है, कोई वस्तु कौन सी है, तो वस्तु गेंद है, तो हमें सबसे पहले गेंद का ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाते हैं ये वाला, गेंद नहीं खेला जाएगा। इसको देखिए गेंद का क्या होता है, सबसे पहले गेंद होता है, बॉल होता है, और गेंद को हम गिन सकते हैं, इसलिए बॉल के पहले ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बॉल
ए बॉल हो जाएगा, और एक बॉल के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, तो ए बॉल विल, और नहीं का मीनिंग क्या होता है, नॉट। और इसने कहा था ना नॉट प्लस बी का प्रयोग करिए। देखिए पहले आप कर्म लिखें, फिर शैल विल का प्रयोग कर ले, फिर आप क्या करें, नॉट प्लस बी का प्रयोग करें। तो फिर हम क्या कर लिए, नॉट के बाद तुरंत बी का प्रयोग हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी का प्रयोग कर लिया। उसके बाद कहा कि प्लेड बाई यू। देखिए बच कौन सा गया था, खेलना। खेलने का तीसरा क्या होता है, प्लेड, और बच गया देखिए द्वारा। द्वारा क्या होता है, बाई। तुम्हारे का क्या होगा, तुम्हारे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। चलिए इस प्रकार आपका ये जो नेगेटिव सेंटेंस था वो खत्म हुआ। एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका जवाब और अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लिखें, देखें ऑब्जेक्ट का पहले, फिर उसका शैल विल प्लस नॉट का प्रयोग करें, यहाँ पे है, फिर उसका क्रिया का तीसरा रूप लिखें, फिर बाई का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट का लिखें। तो टोटली बहुत ही अच्छा एक रूल्स है, जो कि अगर आप ये याद कर लेते तो अपने लाइफ टाइम तो कभी नहीं भूलेंगे वॉइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं अगला टॉपिक इसका। तो जो अगला पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा भी है, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी वाक्य के शुरू में क्या लग जाना। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा तो उसे कहेंगे कि वो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। अब इसकी पहचान भी होती है, जिसमें शुरू में क्या लगा उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। देखते हैं इसको क्या कहते हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहता है तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वॉइस में, वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो। जब वाक्य के शुरू में क्या, मैंने बताया था ना कि जब शुरू में क्या लगा होगा ना, स्टार्ट में क्या लगा होगा, तब इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब जब वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा, तो पहले आपको करना होता है शैल विल का प्रयोग। पहले आपको करना होता है शैल विल का प्रयोग। पहला क्या करना होता है आपको, शैल और विल का प्रयोग करना होता है। उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, मतलब कर्म की अंग्रेजी लिखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट महत्व नहीं, यहाँ पे कर्म महत्व है बहुत ज़्यादा। टेंस में सब्जेक्ट महत्व होता है। उसके तुरंत बाद नॉट प्लस बी का प्रयोग करना है, नॉट प्लस बी का प्रयोग करना है। और उसके बाद कह रहे हैं कि क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। इतनी पावर बनने पड़े। अब देखिए ये सारा या तो रूल्स याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, या फिर ये जो स्ट्रक्चर उसको याद कर लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है पहले तो देखिए, तो यहाँ पे जब वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा जब भी वाक्य के शुरू में क्या लग जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का इंग्लिश लिखते हैं। फिर उसके बाद नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी मतलब कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए क्या उसके द्वारा मुझे पीटा जाएगा, क्या उसके द्वारा मुझे पीटा जाएगा, क्या तो लग गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट लेकिन किसका इंट्रोगेटिव है ये नहीं पता चला। यहाँ पे लास्ट में गा लगा, यानी कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर और ये वॉइस है क्योंकि द्वारा लगा हुआ है। चलिए जब ये वॉइस है तो वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिस पे हम कोई काम करते हैं। ठीक है, देखिए पीटने का काम किस पर हो रहा है, भाई मुझे का नाम लेकर मुझे पीटा जाएगा। तो देखिए ध्यान से मुझे, तो मुझे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से भी पहले क्या करना है, हमें शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करना है। सबसे पहले शैल विल का प्रयोग, तो सबसे पहले शैल। अब ऑब्जेक्ट तो आई है, आई होगा ना जी, सब इसको लिखें तो आई के साथ क्या लगता है, शैल या विल, आपको गया शैल। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कर्म, कर्म वही है मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि नॉट प्लस बी का प्रयोग। अगर नोट होगा तो नोट का प्रयोग, नहीं होगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नोट हमारा नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। बच गए बी, हमने बी का प्रयोग कर लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिया का तीसरा रूप लिखे थे। क्रिया कौन सा है, तो क्रिया है पीटना। पीटना क्या होता है, बीट होता है, और तीसरा बीट होता है। चलिए और उसके बाद कहा उसने कि बाई का प्रयोग करिए। हाँ बिल्कुल, द्वारा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, और उसके के लिए हिम यहाँ पे लगा दिए। इस तरह उसके का हिम हो गया यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा, और इस प्रकार का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब देखते आगे। देखिए अब आपके पास जो है वो है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है।
देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है। अब प्रश्नवाचक शब्द है तो ये ऐसा शब्द होता है जिससे हमेशा प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है, चलिए जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर, किसके साथ, किसके लिए, जैसे भी जितने भी वर्ड हैं ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। और जब भी ये वाक्य के बीच में लगे हो तो देखिए क्या करते हैं। तो हमारा नियम क्या होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ इत्यादि लगा हो तो पहले किसका प्रयोग करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड का। मतलब उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन इत्यादि लगा हो तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं, फिर हम उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं, नॉट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद हम बाय का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है। देखिए आपके द्वारा कब उसे पीटा जाएगा। ठीक है, तो कब लगाए ना, कब। देखिए तो कब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करना है। हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लिया। फिर उसने कहा था कि हमें शैल विल का प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे कि शैल होगा या विल होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना उसे है, उससे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो मैंने क्या किया, विल लगा लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कर्म, तो कर्म क्या है, तो कर्म भाई उसे पीटा गया, जिस पे कोई काम किया जाए तो ये उसे पीटा जा रहा है, तो ये उसे जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसे का लिख लिया, ऑब्जेक्ट का ही। फिर हमें कहा गया था कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाए, कर्म हो जाए, इसको नोट प्लस बी का प्रयोग करना है। अगर नोट हो तो नोट का प्रयोग करें, और नोट ना हो तो नोट का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल बी, तो केवल हमने बी का प्रयोग यहाँ पे कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, क्रिया का कौन सा रूप लिखे, क्रिया का तीसरा रूप लिखे, यानी कि वर्ब फ्री। अब यहाँ पे क्रिया कौन सा है, तो पिटना, पिटना का वर्ब फ्री क्या होता है, बिटेन। फिर हमने कर लिया द्वारा के लिए बाई का प्रयोग कर लिया, और फिर ये जो लास्ट हमारा बच गया आपके लिए यूज कर लिया। और फिर हमारे लास्ट एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें। चलिए और देखिए एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्या होता है कि लैंग्वेज याद नहीं होता है तो आप क्या कर ले, शॉर्ट रूप में इसका स्ट्रक्चर याद कर ले। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, फिर आपको शैल विल का प्रयोग करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का करना है, फिर आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाई का प्रयोग करना है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर प्लस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग आपको करना है। चलिए थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं नीचे। देखिए और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कि ये जो है हमने नीचे आपको QW मतलब क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, मतलब Q से क्वेश्चन, वर्ड से W से वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आपको दिए गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं होता है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होता है। मैंने इसका पूरा आपको जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उसका टोटल यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने आपको पूरा एक लिस्ट बना दिया। आप इसको याद कर लें, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए तो इस प्रकार आपका देखिए यहाँ पे फ्यूचर एंड एक्सपीरियंस खत्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच पाए और सभी लोग जो वॉइस को बहुत ही टफ मानते हैं वे इसको पढ़कर आसानी से समझ सकें। चलिए तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही।